और अदिश राशियां पढ़े थे, उसके बाद सदिशों का निरूपण पढ़ चुके थे कि सदिश को व्यक्त किसे किया जाता है। कल हमने बताया था कि सदिश को तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए तीर चाहिए, तीर के निशान से दिखाया जाता है और तीर की जो लंबाई होती है उस सदिश राशि का परिमाण बताती है और इसका ये तीर बताता है कि उसकी दिशा क्या है। जैसे मुझे अगर ये वेक्टर ए है और यह ऐसे है, इसका मतलब यह है कि इसकी जो लंबाई होगी, इस ए का मान है, परिमाण है और ये इस दिशा में सदिश राशि है। क्लियर है। अगर कोई सदिश राशि ऐसे बी है, वेक्टर बी, तो इसका मतलब इसकी लंबाई इसका परिमाण है और इस बी की दिशा इधर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार। ठीक है। स्थिति सदिश। अब देखिए स्थिति सदिश क्या होती है। किसी बिंदु, मान लीजिए यह मूल बिंदु हम खींचते हैं, यह मूल बिंदु O है। किसी बिंदु O के सापेक्ष किसी क्षण किसी P बिंदु की स्थिति को हम क्या कहेंगे? स्थिति सदिश OP, वेक्टर OP कहेंगे, यानी O से P की तरफ स्थिति सदिश, और इसको हम दिखाते हैं वेक्टर मान लो R1 से। ठीक है। और एक और बिंदु हम ले लेते हैं, बिंदु Q। तो बिंदु O से Q की स्थिति सदिश को OQ से दिखाते हैं। OQ बराबर वेक्टर R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R2। ध्यान दीजिएगा, किसी स्थिर बिंदु, ये मूल बिंदु है ना, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी दिए हुए बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस सदिश का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। नाम है स्थिति सदिश, वह सदिश जो किसी बिंदु की क्या बताता है? स्थिति दर्शाता है। क्लियर है। स्थिति को दिखाने वाला बिंदु, यानी OP की बात करते हैं तो O से P की तरफ कितनी दूरी है? R1 इसका परिमाण है। OQ, Q का स्थिति सदिश जैसे यहां पे दिया गया है, तो P का स्थिति सदिश P का स्थिति सदिश अगर निकालेंगे तो क्या होगा? वही OP हो जाएगा। क्लियर है। और Q का स्थिति सदिश OQ हो जाएगा। और चूंकि हम OP बराबर माने हैं R1, OQ बराबर R2। क्लियर है। तो इस स्थिति सदिश की डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। किसी, लिख लीजिए, किसी बिंदु, किसी स्थिर बिंदु, यानी जैसे हम मूल बिंदु की बात करते हैं, के सापेक्ष किसी दिए गए बिंदु की स्थिति दर्शाने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं।
ठीक है, यानी किसी निश्चित बिंदु, ये स्थिर बिंदु है, इसके सापेक्ष कोई दिया गया बिंदु है और उस बिंदु की अगर स्थिति जो सदिश दर्शाता है उस सदिश को हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। जैसे P का स्थिति सदिश OP है, किसके सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष। Q का स्थिति सदिश OQ है। क्लियर है, तो इसको जल्दी लिख लीजिए। विस्थापन सदिश, एक आता है विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश आप समझ गए, तो विस्थापन सदिश की बात करते हैं। विस्थापन सदिश, देखिए यदि P और Q को मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए, P और Q को मिला दें ऐसे, तो PQ क्या होगा, यदि P और Q को जाए तो किसी क्षण PQ क्या होगा, कण का विस्थापन इस PQ को ही हम विस्थापन कहते हैं, यानी विस्थापन सदिश लिख दे रहे हैं, विस्थापन सदिश कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, PQ को हम विस्थापन सदिश कहते हैं। तो विस्थापन सदिश PQ बराबर क्या होता है, विस्थापन सदिश PQ, वेक्टर PQ बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें निकालना चाहें तो ये निकलेगा कैसे, ये त्रिभुज के सदिश योग नियम के अनुसार निकालेंगे। इसकी तीर इधर लगेगी, इसकी तीर इधर लगेगी। सदिश के त्रिभुजों का योग नियम है, आगे अभी जानेंगे। बगैर योग नियम से जान लीजिए इतना अभी यहीं तक कि बाद PQ बराबर होता है Q का स्थिति सदिश माइनस, इसको इधर लिखते हैं, PQ, वेक्टर PQ बराबर होगा Q का स्थिति सदिश माइनस, उसके बाद P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, ठीक है। P का स्थिति सदिश माइनस Q का स्थिति सदिश, या PQ का स्थिति सदिश हो जाएगा, यानी विस्थापन। PQ विस्थापन है और इसका स्थिति सदिश, यानी Q का स्थिति सदिश यहाँ पे लिखे हैं, क्या है, OQ है, वेक्टर OQ माइनस P का क्या है, वेक्टर OP। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर हमारा हो जाएगा R2 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर है, यानी हमारी स्थिति सदिश PQ बराबर आपका हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। नोट कर लीजिए जल्दी से, वेक्टर लगा कर सबको दर्शाएंगे। चलिए इसी प्रकार एक बार और समझ लीजिए, अगर वेक्टर AB होता है, ध्यान दीजिए AB रहेगा तो क्या लिखेंगे, OB माइनस OA, ध्यान दीजिए ऐसे ही लिखेंगे। B का स्थिति सदिश OB हो गया और A का OA। अगर BA होगा तो
बी योग क्या लिखेंगे, ए का पहले लिखेंगे स्थिति सदिश ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू पी हो जाएगा तो अब पी का पहले लिखेंगे, बाद में क्यू का लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ये स्थिति सदिश है। तो अब हम बात करते हैं अगली वेक्टर की, समान सदिश। समान सदिश इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? समान सदिश वे सभी सदिश जिनके परिमाण यहां लिखते हैं, वे सभी समांतर समांतर लिख लो। वे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण व दिशा क्या होता है? समान होता है। समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, वे सदिश, वे सभी समांतर सदिश, वे सभी जिनके परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? समान हो, बराबर हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो वेक्टर ए है एक, तो वेक्टर ए ऐसे है, यह वेक्टर ए है, और एक वेक्टर बी हमने बनाया है, यह वेक्टर बी है। यदि वेक्टर ए का परिमाण ऐसे लिख दोगे तो यह परिमाण कहा जाएगा। ध्यान दो, ऐसे लिखे हो तो परिमाण कहा जाएगा। तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है, और इनकी दिशाएं भी क्या हैं? ठीक है, तथा दिशा भी समान है। तब हम क्या कहेंगे? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। नोट कर लीजिए, विपरीत हेडिंग डाल लीजिए, विपरीत सदिश, इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, तो इसकी भी परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए, वही है, वे सभी समांतर सदिश वही परिभाषा है इसकी भी, वे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण समान बराबर होते हैं। परंतु दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, वे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर होते हैं परंतु दिशा विपरीत होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? विपरीत
सदिश। उन्हें विपरीत सदिश कहते। क्लियर है? डिफिनीशन समझ में आ रही? ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिए विपरीत सदिश किसे कहते हैं। वे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर होते हैं परंतु दिशा विपरीत होती है उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। अर्थात मान लो यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, लेकिन इसकी इस बार हम दिशा इसके विपरीत बनाएंगे। अगली बार क्या था, दिशा एक ही तरफ था दोनों का, लेकिन इस बार ये बी की दिशा इधर है और ए की दिशा विपरीत दिशा है कि नहीं है। यदि इनका परिमाण बराबर है तथा दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, तब वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए बी लिखेंगे। इसे ही विपरीत सदिश कहते हैं। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप क्या कहोगे कि यह दोनों सदिश विपरीत हैं। अगर हम लिख दें कि वेक्टर P बराबर माइनस वेक्टर Q, तो इसका मतलब P और Q क्या है, विपरीत सदिश हैं। ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है, ध्यान से समझिए। वे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है, एक होता है। जिनका परिमाण क्या होता है, एक होता है। उन्हें एकांक सदिश कहते हैं। उन्हें एकांक सदिश कहते हैं। वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, यदि सदिश वेक्टर ए का एकांक सदिश, देखिए एकांक सदिश जो होता है, किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश निकालते हैं, क्यों नहीं होता है, नाम बोले ना, कोई भी सदिश किसी भी दिशा में हो, सदिश होना चाहिए। सदिश मतलब उसकी दिशा होगी, बस उसका परिमाण केवल और केवल ये होगा। जैसे सपोज द किसी क्षण तुम बल की बात कर रहे हो और बल का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो इस समय यह बल एकांक सदिश की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जिस भी सदिश का परिमाण एक होगा वह सदिश एकांक सदिश की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या हो, वेक्टर बटे में ए का परिमाण। ठीक है, ए का परिमाण, या ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए बटे में ए लिख देंगे, माड ए लिखो, ऐसे चाहे ऐसे लिखो, परिमाण ही है, हो तो इसका एकांक सदिश अगर उतना हो,
वेक्टर ए बटे में इतना दिखाया ही जाता है। ठीक है, कैसे उतना होगा भाई, ये वेक्टर ए का मान है और यह इसका परिमाण है, ध्यान देना, वेक्टर ए का, अब परिमाण से हम भाग देंगे तो कोई ना कोई सदिश यहाँ आएगा, क्योंकि दिशा बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसकी परिमाण और दिशा, कोई तो हम सदिश बोलते हैं ना। सदिश राशियाँ किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि वेक्टर ए को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का परिमाण और इसकी दिशा साथ साथ होनी चाहिए। तो दिशा बताने के लिए हम कोई एक सदिश मान लेते हैं, इसको कैप से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, तो ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी परिमाण ए का। ठीक है, तो एकांक सदिश की दिशा भी, इसकी दिशा एकांक सदिश की दिशा किसके दिशा में होगी, वेक्टर ए की दिशा होगी, वेक्टर ए की दिशा होगी। यानी जिस भी सदिश का आप एकांक सदिश निकालोगे उसकी दिशा उसी सदिश की होगी। एकांक सदिश को किससे दिखाते हैं, जहां वेक्टर ए के एकांक सदिश को किससे दिखाएंगे, ए कैप से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी किसी का भी एकांक सदिश, हम कहेंगे बी का एकांक सदिश बताओ, वेक्टर बी का एकांक सदिश बताना है तो क्या लिखोगे, वेक्टर बी का बी कैप ऐसे बराबर वेक्टर बी बटे में बी का परिमाण। समझ में आया, वेक्टर बटे में वेक्टर का परिमाण क्या होता है, एकांक सदिश होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है एकांक सदिश, तो नोट कर लीजिए इसको। लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है कि जितने भी x अक्ष, ध्यान दीजिए, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है और z अक्ष। ठीक है, अगर इस रूम में बात करते हैं तो किसी भी रूम के किसी भी कमरे के कॉर्नर पे देखेंगे तो 3 अक्ष दिखते हैं। मान लीजिए यह x और वह y और जो ऊपर कोने गया है वो z हो गया, 3 दिख रहा है, यही 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं, x y और z। तो हम यह मान लो x अक्ष है, यह y है और यह z, तो हम लिखेंगे x अक्ष कामा y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को क्या बोलते हैं, लंब कोणीय। क्यों, क्योंकि ये सब लंबवत होते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये, तो ये इसका भी एकांक सदिश और इसके एकांक सदिश के बीच 90 अंश का कोण बना। ठीक है, तो इन सदिश को हम लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं।
इसे क्रमशः आई कैप कमा जे कैप तथा के कैप से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी देखिए यक्स इधर के यक्स वाले को हम किससे दिखाएंगे, एकांक सदिश को आई कैप से, वाई अक्ष के एकांक सदिश को जे कैप से हमेशा दिखाएंगे और जेड अक्ष पे के कैप से। क्लियर है। और यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं आई जे के की वैल्यू क्या होती है, आई बराबर जे बराबर के बराबर, इनकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। कितनी होती है, एकांक सदिश हैं तो इनकी वैल्यू एक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो इनकी वैल्यू एकांक सदिशों की का मान एक होता है, आई का मान एक होता है, जे का मान एक होता है, के का मान एक होता है। और लंबकोणीय सदिश को जैसे समझ लेते हैं, चलो दिखा देते हैं, पेन दो। मान लीजिए ये दिखाने की कोशिश ऐसे देखिए, यह एक दूसरे के लंबवत हैं, तो मान लो यह यक्स अक्ष है, यह वाई और यह जेड। तो यह यक्स अक्ष है, तो यक्स अक्ष के अनुदिश इधर जो सदिश जाएगी, एकांक सदिश जाएगी, उसे क्या कहेंगे, आई कैप। इसको मैंने कहा वाई एक्सिस, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश जाएगी उसको जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश जो जाएगा ओ के कैप होगा। और ये लंबवत हैं एक दूसरे के, है कि नहीं है, तो इसलिए लंब कोणीय, लंब मतलब 90 डिग्री पे है, समकोणीय भी कहा जाता है, लंब कोणीय कहो या समकोणीय कहो। समकोणीय एकांक सदिश हैं या लंब कोणीय एकांक सदिश भी हैं और लंबवत हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लंब कोणीय एकांक। ठीक है, या सीधे सीधे परिभाषा में लिखा गया है कि यक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को लंब कोणीय क्यों कहा गया, क्योंकि यक्स वाई जेड अक्ष लंबवत होते हैं और उनके अनुदिश जो एकांक सदिश होगा वो लंब कोणीय एकांक सदिश कहा जाएगा। यदि कोई वेक्टर यानी सदिश ए हो तब वेक्टर ए को समकोणीय सदिश में व्यक्त करने पर ठीक है, समकोणीय सदिश में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए बराबर, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बराबर होता है ए यक्स आई कैप। ए यक्स ये कह रहा है कि यक्स के अनुदिश को लंबाई होगी प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वेक्टर बी, अगर इसी प्रकार से वेक्टर बी है तो वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे भाई, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, और ये हो गई वेक्टर बी का समकोणीय या लंबकोणीय निरूपण। अगर मैं कहूं, यहां जान लीजिए, यक्स के अनुदिश दस इकाई या मात्रक
कोई भी हो, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर को सदिश में बदलना है। किस में बदलना है? मात्रक। इसका सदिश क्या होगा? इसका सदिश जो होगा, बराबर ध्यान दीजिए, 10 आई कैप। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है कि यक्स अक्ष के यहां यक्स अक्ष के धन दिशा के अनुदिश तो प्लस होगा, और ऋण दिशा होगा जाएगी तो माइनस होगा। ठीक है। तो यक्स अक्ष के लिख लीजिए सब, यक्स अक्ष के धन दिशा में 10 मात्रक का सदिश क्या होगा भाई? ये 10 आई कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह 10 आई कैप। वही ऋण दिशा होता तो माइनस 10 आई कैप। आई कैप का गुणा कर देंगे। 10 क्या बता रहा है? परिमाण है, और आई क्या बता रहा है? यक्स अक्ष के दिशा में है। चूंकि प्लस में है तो ये हम जान रहे हैं कि यक्स अक्ष, ये जो शब्द लिखे हैं उस शब्द को इतने से ही समझा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं -10 जे कैप, -10 जे कैप कहने का मतलब ये है, जे वाई अक्ष के अनुदिश होता है, तो यह जो सदिश है वाई अक्ष के अनुदिश है, और कितनी मात्रक है? 10 मात्रक है, और किधर है? ऋणात्मक दिशा में। यानी वाई का मान नीचे आता है ऋणात्मक, तो वाई अक्ष पे, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में कितने मात्रक है? 10 मात्रक कोई सदिश है, उसका मान -10 जे कैप है। अगर हम लिख देते -4 आई कैप, तो इसका मतलब क्या होता? आई का मतलब यक्स अक्ष के दिशा में, यक्स के अनुदिश एकांक सदिश, और जे उसका परिमाण है, और 4 परिमाण है, तो 4 मात्रक यक्स अक्ष के ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक दिशा में कोई सदिश है जिसका मान है -4 आई कैप। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जल्दी से नोट कर लो। शून्य सदिश, हाँ हाँ, शून्य सदिश। ठीक है। इसको जीरो वेक्टर कहा जाता है, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। नाम से ही स्पष्ट है, शून्य सदिश का मतलब दिशा। वे सभी सदिश जिनका परिमाण क्या होता होगा? शून्य, वो शून्य सदिश कहलाते हैं। वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, उन्हें शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है। वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है उन्हें क्या बोलते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं? इसे शून्य के ऊपर वेक्टर लगा के दिखाते हैं, शून्य वेक्टर से दिखाते हैं। व्यक्त करते हैं।
ठीक है। तो वे सभी सदिश जिनका परिमाण शून्य होगा, इसके गुण जैसे किसी कोई सदिश है जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर ए में इस शून्य सदिश का गुणा कर दीजिए या फिर शून्य सदिश का किसी वेक्टर में गुणा कर दीजिए, यह मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। क्लियर है? अगर मैं वेक्टर ए में शून्य सदिश को जोड़ दूं तो इसका मान कितना आएगा? 0। वेक्टर ए में से शून्य सदिश को हम क्या करें? घटा दें तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। यानी हमारा शून्य सदिश जैसे हमारी संख्याओं में शून्य काम करता है उसी प्रकार से यह शून्य सदिश भी यहाँ काम करता है। यह एक अनुपयुक्त सदिश माना जाता है जिसका बहुत हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक 0 महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं, जैसे सपोज दैट। क्यों महत्वपूर्ण है 0 की तरह? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई? दोनों बराबर है, घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई बताओ 0 सदिश होगा कि अदिश होगा? तो सदिश अदिश का कोई बहुत बड़ा औचित्य तो है नहीं, लेकिन हम कहेंगे यह शून्य सदिश दिखाया जा सकता है। ठीक है, जिसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसका महत्व उसी प्रकार से हुआ जैसे हम संख्याओं में शून्य का महत्व समझते हैं। ठीक है ना? तो इसको कर लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का योग। ठीक है, सदिशों का योग और सदिशों का घटाना।